हाय, दिस इज देवियर और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर एनालिसिस को। वेक्टर से जितने भी सवाल जिस तरह के सवाल बन सकते हैं उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही इन डेप्थ कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। मतलब कि अगर एक सवाल में पूछा जाता है कि वो सवाल किस तरह से होता है तो हम डीपली बात करेंगे वो सवाल किस तरह से होगा, ताकि अगर एक छोटा सा मैनिपुलेशन मतलब छोटा सा बदलाव भी अगर सवाल में किया जाए तो आप लोग उसको कर सके ताकि अच्छे से समझ में आ सके। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जाके फ्री कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अगर चाहे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं वेक्टर एनालिसिस को। तो जैसा कि आपको पता है फिजिक्स में वेक्टर दो ही तरह की राशियां होती हैं, एक तो सदिश राशियां और एक अदिश राशियां। ठीक है। अब अगर यहाँ पर जो हमको दो पॉइंट दिख रहे हैं कि दो सदिश राशियों को जोड़ने या घटाने के लिए गणित की अदिश विधियों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि अदिश राशियों को जब हम जोड़ते हैं घटाते हैं तो सीधा अदिश विधियों का अच्छा अदिश विधि का सीधा सा मतलब है जैसे अगर हमें कहीं से द्रव्यमान को जोड़ना है तो मास हमको पता है एक अदिश राशि होती है और एक अदिश राशि को फॉर एग्जाम्पल के लिए हमको 5 किलोग्राम और 2 किलोग्राम को जोड़ना है तो ये सीधा सीधा 7 किलोग्राम हो जाएगा। तो यही अदिश विधि का मतलब सीधा सीधा जोड़ना या घटाना होता है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती थी, मान लो हमारे पास यही द्रव्यमान को ले सकते हैं या फिर आयतन को ले सकते हैं। मतलब कि माना हमारे पास 25 मीटर क्यूब का आयतन है, इसमें से हमने 12 मीटर क्यूब को कम कर दिया तो सीधा सीधा हमारे पास मिल जाएगा जो 13 मीटर क्यूब। तो ये हमको पता है कि जब अदिश राशियों को घटाते हैं जोड़ते हैं तो सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। इवन गुणा या भाग करने में भी कोई परेशानी होती नहीं है। लेकिन जब भी सदिश विधियों की बात आती है तो जोड़ने घटाने गुणा भाग इन सब की अलग अलग मेथड है। और जब दो सदिश राशियों को गुणा करते हैं या फिर जोड़ते घटाते हैं तो सदिश या फिर बीज गणितीय विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल हमारे पास एक सवाल दिया गया। अच्छा, आप लोग राइटिंग पर नहीं जाए, पैड पे लिखना वैसे भी थोड़ा सा मुश्किल होता है और ऑलरेडी मेरा राइटिंग इतना अच्छा है नहीं। फिलहाल इस सवाल की बात करें तो हमसे ये कह रहा है कि एक सदिश हमको दिया है और दूसरा सदिश दिया है, इनके बीच में कोण ज्ञात करें। जब भी दो सदिशों के बीच में कोण ज्ञात करने की बात है तो अच्छा उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि सदिश गुणन और अदिश गुणन क्या होता है। दो सदिशों का अदिश गुणन उसको हम प्रकट करते हैं वेक्टर ए अगर पहला वेक्टर है और दूसरा वेक्टर अगर बी है तो इनका जो अदिश गुणन होता है वो ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। अच्छा, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं एक सदिश के बारे में। देखो, मान लो हमारे पास कोई एक सदिश हमको दिया गया वेक्टर ए और हमसे कहा गया है कि ये ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। इन ए बी सी का मतलब क्या होता है, माना हमारे पास कोई अगर ये वाला एक्स अक्ष है, ये वाला वाई अक्ष है और इसके लंबवत इस दिशा में क्या होगा जेड अक्ष। आप लोग जेड का मतलब समझते हैं ना, एक्स वाई जेड का। एक्स वाई जेड का मतलब ये परस्पर तीनों लंबवत अक्ष होते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई हमको बिंदु दिख रहा है ए कॉमा बी कॉमा सी, इस बिंदु को जब मूल बिंदु से मिला देंगे तो ये जो वेक्टर बनता है वही एक्चुअल में वेक्टर ए है। और इसमें हम करते क्या है, ये जो x का जो अंतःखंड है ना, मतलब x पर चली गई दूरी उसके साथ i को गुणा कर देते हैं। b मतलब y वाली ये जो होगी उसके साथ j कर देते हैं और k को हम क्या करते हैं z वाले के साथ गुणा कर देते हैं। तो एक्चुअल में जो i j k होते हैं उनको हम कहते हैं कि i क्या है x दिशा में एकांक सदिश, j क्या है y की दिशा में एकांक सदिश और k है z की दिशा में एकांक सदिश। उसके बाद हमसे कहा जाता है वेक्टर का परिमाण। तो परिमाण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक वेक्टर का जो परिमाण होता है उसको हम क्या करते हैं, या तो कैपिटल ए बोल्ड में होता है, थोड़ा सा मोटा लिखा होता है, मतलब ये जिस फॉन्ट में होगा उससे थोड़ा सा बोल्ड होता है, या फिर मॉड के अंदर ए, इसको हम कहते हैं वेक्टर का परिमाण। और ये निकालते कैसे हैं, इसके लिए हम अंडर रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। एक बात याद रखेंगे, ए बी सी इन तीनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। और अगर 2D मतलब कि टू डायमेंशन में दिया है तो सिर्फ आपके पास x और y ही होगा और 3 डायमेंशन में दिया तो x y z तीनों होते हैं। ठीक है, जब आपके पास दो सदिशों में दिया है मतलब कि 2 डायमेंशन में दिया है तो सिर्फ आप x y का गुणा करेंगे, मतलब कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे। और जब 3D में दिया होगा तो तीनों को गुणा करके जोड़ लेंगे और उसका अंडर रूट लेंगे तो वेक्टर का परिमाण मिल जाता है। इस सवाल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम कह रहे थे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहाँ दो सदिश होंगे और हमको ये दोनों दिख रहे हैं तो इसका मतलब इसके संगत जो पॉइंट होगा वो 4
कॉमा यहाँ क्या होगा -1 कॉमा +2 मतलब कि 2, और इसके संगत जो बिंदु होगा वो होगा 1 2 -1 है। इस तरह से 3D में हमको ये तीनों पॉइंट कहीं मिल रहे होंगे। ठीक। अच्छा, अब हमसे कहा गया कि इनके बीच कोड ज्ञात करने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें आपको जो A डॉट बी दिख रहा है ना, उसके बाद ए बी, यहाँ जो हमने अभी बात करी थी कि अगर परिमाण निकालते तो क्या करते हैं, ए को लिखते हैं या फिर मॉड ए भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो एक्चुअल में जो ए है वो क्या है, इस वेक्टर का परिमाण, और बी क्या है, इस वेक्टर का परिमाण। कॉस थीटा दोनों के बीच में थीटा होता है। अब बात करते हैं ए डॉट बी कैसे ज्ञात करते हैं। तो अगर हमको दो वेक्टर दिए गए हैं और हमसे कहा कि उनका ए डॉट बी ज्ञात करो, मतलब उनका, इसको ए डॉट बी को बोलते हैं अदिश गुणन। तो हमें दो सदिशों का अदिश गुणन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ये जो आई दिख रहा है ना, इसका इसके साथ, इसके आई के साथ गुणा, प्लस इसके जे का इसके जे के साथ गुणा, प्लस इसके के का इसके के के साथ गुणा, और इनको गुणा करके जोड़ देते हैं। बस इतना करना होता है। मतलब कि इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखो आई के साथ कितना है, तो 4 का गुणा 1 में करेंगे, तो 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 चिन्ह के साथ में। और यहाँ क्या है, देखो -1, -1 का गुणा किस में करना है, 2 में, तो प्लस -1 का 2 में करेंगे तो -2, और उसके साथ प्लस यहाँ देखो 2 और -1 फिर से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -2, है ना। इनको जब को हम जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 0, मतलब कि ए डॉट बी हमको कितना मिल गया, 0। तो ए डॉट बी की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। अच्छा, अब हमको ए बी भी निकालने हैं, तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए निकालने के लिए हम करेंगे अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इनको जोड़ देंगे। ऐसे ही बी को निकालेंगे, बी को निकालने के लिए क्या करेंगे, अच्छा आप याद रखेंगे यहाँ पर -1 है तो -1 का स्क्वायर करेंगे। फर्क नहीं पड़ता स्क्वायर करने पर, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 होगा और +1 का भी 1 होगा, लेकिन याद रखेंगे हमेशा माइनस का ही करते हैं, मतलब जो कुछ भी यहाँ पर दिया होता है उसका करते हैं। अब यहाँ पर बी का करेंगे तो इसी हिसाब से क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग और -1 का वर्ग प्लस में -1 का वर्ग, है ना। अच्छा, जब इनको निकालेंगे तो फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें चाहिए cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर 0/a/b, है ना। 0 के बटे में कुछ भी हो, 0 ही होने वाला है, मतलब कि cos थीटा बराबर क्या आ रहा है, 0। cos थीटा बराबर 0, मतलब कि cos में 0 किसका मान होता है, 90 का, मतलब कि cos थीटा बराबर cos 90। इसका मतलब थीटा बराबर कितना आ गया, 90। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो दोनों वेक्टर है ना आपस में परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। ठीक है, इसका मतलब इनके बीच में कोण 90। फिलहाल हमसे कोण पूछा था, तो कोण यहाँ से क्या निकल के आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। हाँ, ये बहुत मजेदार सवाल है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, और कई बार देखा भी जाता है कि इस तरह के सवाल आ जाते हैं। तो हमसे कह रहा है, यदि दो परिमाण में समान सदिशों का परिणामी उनके परिमाण के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कहा कि मान हमारे पास कोई वेक्टर ए है ना, कोई वेक्टर ए है, और हमने क्या किया, एक और वेक्टर ले लिया वेक्टर बी। ये दोनों परिमाण में समान है, परिमाण में समान है, इसका मतलब है इनका जो अंडर रूट के अंदर जो आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा ना, ये दोनों का बराबर है। ठीक है, और वो कितना मान ले रहे हैं, मान ले रहे हैं के है दोनों का, इसका भी के है और इसका भी के है। ठीक, और उसके बाद क्या कहा कि हमने इन दोनों को जोड़ दिया ना, कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इन दोनों को जोड़ा है ना, जो तीसरा वेक्टर मिला उसका परिणाम है ना, वो भी इन दोनों के ही बराबर है, मतलब कि जो वेक्टर सी का परिमाण है ना वो भी के बराबर ही है। अब बता दो इनके बीच में कोड क्या होगा। बड़ा मजेदार सवाल है। क्या कह रहा है, नॉर्मली कि हमसे एक दो सदिशों को जोड़ा, दोनों के परिमाण समान है, और तीसरा जोड़ने के बाद जो वेक्टर मिला उसका भी परिमाण समान है। अच्छा, अब अदिश में ये कभी पॉसिबल ही नहीं होता कि अगर हम दो नंबर को जोड़ें, अगर वो जीरो नहीं है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम दो नंबर को 1 + 1 को जोड़ते तो हमको 2 मिल रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये 1 1 को जोड़ा तो 2 मिल रहा है, जो कि बराबर नहीं है। लेकिन सदिश में ऐसा पॉसिबल है कि दो सदिशों को, दो बराबर परिमाण के सदिशों को जोड़ा और फिर भी जो तीसरा मिला वो भी, उसका परिमाण भी उतना ही है। ठीक है, चलो इस सवाल को देखते हैं कैसे करना है। तो दो सदिशों के परिणामी को निकालने का एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, उसको हम कहते हैं, जो रिजल्टेंट r बराबर होता है अंडर रूट के अंदर पहले वेक्टर का, पहले सदिश का वर्ग, इसके परिमाण का वर्ग, प्लस दूसरे सदिश के परिमाण का वर्ग, माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है,
सॉरी यहाँ पर 2 प्लस 2ab cos थीटा, तो ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर r क्या है, r, अच्छा इसको एक बार और समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास वेक्टर a है और वेक्टर b क्या है, एक ये रहा वेक्टर b, है ना। तो इनको जोड़ते कैसे किया, जैसे हमने लिखा वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो इसको कैसे जोड़ेंगे। अगर हमारे पास दो वेक्टर दिए तो ये वेक्टर a हो गया और a वेक्टर b हो गया, तो क्या जहां पहला वेक्टर खत्म होता है वहीं से दूसरा वेक्टर शुरू करते हैं, और इनका जो परिणामी होता है वो पहला जहां से शुरू होता है और दूसरा जहां पे खत्म होता है, तो ये इस वाले को कहते हैं परिणामी। कैसे जोड़ते हैं, मतलब कि पहला एक वेक्टर कोई खींच लिया, उसके बाद जहां पर ये वेक्टर खत्म हो रहा है वहां से दूसरा खींचेंगे और फिर क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे, पहला जहां से शुरू हुआ था दूसरा जहां से खत्म हुआ था, और वो परिणामी निकल आता है। तो हमें क्या करना है, ये जो r का मतलब क्या है, इस परिणामी r जो वेक्टर ना, इस परिणामी का परिमाण है। परिमाण कैसे निकालते हैं, इस तरह से, है ना। और उसके बाद a क्या है, इस वेक्टर का परिमाण, और b क्या है, इस वाले वेक्टर का परिमाण, फिर से a भी क्या है, इन दोनों के परिमाण है। अब हमसे जो कहा गया उसके हिसाब से करते हैं। ये तो फॉर्मूले की बात कर ली। अब हमसे इस सवाल में जो कहा गया वो हम करते हैं। इस सवाल में हमसे कहा गया है कि जो हमने दो समान परिमाण के वेक्टर जोड़े थे जिनके दोनों के परिमाण बराबर थे, मतलब कि वेक्टर ए और बी के दोनों के परिमाण बराबर थे, और तीसरे का भी उतना ही था, तो जैसा बोला वैसा रख देंगे। मतलब कि आर का मान, परिणामी का मान कितना है यहाँ पर के, तो हमने के रख दिया बराबर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर, मतलब कि ए का परिमाण कितना था के, और के का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा के स्क्वायर। कोई परेशानी। उसके बाद ऐसे ही हम अगर यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर भी लिखेंगे तो 20, यहाँ पर b का मान कितना है के स्क्वायर, तो यहाँ पर भी के स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 2, a का मान कितना है के, b का मान कितना है के, और प्लस में cos थीटा। यहाँ तक कोई परेशानी है नहीं। उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ से अंडर रूट हटाया तो इधर भी वर्ग हो जाएगा, मतलब इधर हो जाएगा के स्क्वायर प्लस ये के स्क्वायर, एक के मतलब के स्क्वायर बराबर ये भी के स्क्वायर, ये भी के स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया तो 2 के स्क्वायर, और यहाँ के का गुणा करेंगे तो फिर से के स्क्वायर, तो मतलब कि प्लस 2 के स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, इन दोनों जगह से अगर हम के स्क्वायर निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये बेसिकली कट जाएगा। चलो कर ही देता हूँ मैं, के स्क्वायर बराबर हमने क्या किया, के स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस, और यहाँ क्या बचेगा 2 कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद इस के स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये कट गया और यहाँ बचा 1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो बनी 2 प्लस 2 कॉस थीटा बराबर 1। जब इस 2 को इधर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 2 कॉस थीटा बराबर माइनस का 1। और इसको जब और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बच रहा है कॉस थीटा बराबर -1/2। अब आपको याद रखना, अब थोड़ी सी आपको वैल्यू निकालनी है कि कॉस में किसका मान -1/2 होता है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, मैथ का सवाल, बेसिक से कॉन्सेप्ट है। तो कॉस में याद रखिए कि कॉस में जो -1/2 होती है वो 120 की मान होता है, कॉस 120, तो थीटा बराबर हमारा निकल के आएगा 120 डिग्री। और ये हमारा सवाल यहाँ से सॉल्व हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा जाता है, तो आप इसको सीधा याद कर सकते हैं, वरना आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस सवाल में। आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये कह रहा है कि k का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए वेक्टर a और ये दिया है और वेक्टर b ये दिया है, कहा दोनों परस्पर लंबवत हैं। याद रखेंगे, जब भी हमसे कहा गया कि दो वेक्टर लंबवत हैं तो हमेशा ही कि वेक्टर a अगर वेक्टर b के लंबवत है तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होता है। अभी हमने पिछले सवाल में ही देखा था, कहा देखेंगे तो ये देखो, हाँ ये हमने निकाला था, हमको यहाँ पर उल्टा दिया था कि सॉरी हमको यहाँ पर कोड निकालना, तो कोड निकालने के लिए क्या किया था हमने, a डॉट बी किया था और वो 0 आ गया था, तो 0 के बाद कोड कितना निकला था 90। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका सीधा मतलब यही होता है कि अगर दो सदिशों का उनके बीच कोण 90 डिग्री है या फिर परस्पर लंबवत है तो उनका जो अदिश गुणन है वो 0 होता है। तो बस हमको फिर से वही करना है, क्या इनका अदिश गुणन करना है और वो 0 के बराबर करेंगे। तो अदिश गुणन कैसे करते थे, तो इसके जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे 2, के, है ना, इसके का मान ही तो निकालना है हमको। और उसके बाद इसके जो पॉइंट होंगे, इसके पॉइंट क्या होंगे 2, -3, 1, के का गुणांक कितना है 1। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट कैसे करते थे, इस वाले का इसके साथ गुणा, इस वाले का इस वाले के साथ गुणा, और इस वाले का इसके साथ गुणा, और इन दोनों को सबको जोड़ देते थे। तो जरा जोड़ो इनको, तो 2 का 2 के साथ करेंगे, मतलब कितना हो जाएगा 4, प्लस ये कितना होगा -3 का गुणा -2 के साथ करेंगे तो माइनस का 6, प्लस 1 का गुणा के साथ करेंगे तो के, और ये हमारा क्या आ गया अभी डॉट प्रोडक्ट, तो इसका मतलब 4
-6 प्लस के बराबर, ये किसके बराबर होना चाहिए? 0। ये डॉट प्रोडक्ट है ना, तो लंबवत कब होंगी? जब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा, तो 0। और ये कितना बता? -2 प्लस के बराबर 0, मतलब कि के बराबर कितना आ गया? 2। ठीक है, आपको याद क्या रखना है कि जब भी दो वेक्टर लंबवत है तो उनके बीच में जो कोड जो उनका डॉट प्रोडक्ट है ना, वो हमेशा ही 0 होता है। अच्छा, अब ये हमसे कहा गया है, अच्छा अब थोड़ा सा बेसिक एक और कॉन्सेप्चुअल सवाल आ गया। अगेन राइटिंग पर नहीं जाए आप लोग, राइटिंग थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है। फिलहाल हमसे कहा है कि एक पिंड पर इतना बल लगा रहे हैं और उसके बाद इतनी दूरी से इतनी दूरी विस्थापित कर दिया। अब हमको ये बता दो कि किया गया कार्य, उस बल ने कितना कार्य किया है। तो बल ने कितना कार्य किया? अच्छा, बल द्वारा किया गया कार्य, आपको पता एक बात याद रखने की कि जो W होता है ना, किया गया कार्य, वो बल और विस्थापन का अदिश गुणन होता है। मतलब कि जो किया गया कार्य होता है, W बराबर होता है वेक्टर F डॉट वेक्टर S, मतलब कि बल और विस्थापन के अदिश गुणन को कार्य के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमको बल दिया है, मतलब कि F बराबर ये दिया है। अब विस्थापन नहीं दिया, दो बिंदु दे दिए दूसरी जगह, मतलब कि दो सदिश दे दिए कि यहाँ रखा था और यहाँ से वहां पहुंच गया। अब जरा यहाँ से थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर मान लो एक वस्तु यहाँ रखी थी और उसको खिसका के हमने अगर यहाँ पहुंचा दिया, तो वो दूरी कितनी चली? यहाँ ये वाला पॉइंट माइनस ये वाला पॉइंट। अच्छा समझ लेता, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये 5 मीटर पे रखी थी और हमने खिसका कर इसको 10 मीटर पे पहुंचा दी, तो ये दूरी कितनी चली? 10 माइनस 5, मतलब कि 5 मीटर चली। ठीक है, यही बात हम करेंगे। ये इस बिंदु पर रखा था और यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो दूरी कितनी चला? तो उस विस्थापन को हम बोलेंगे ds, या फिर s बोल ले रहे हैं तो हम कहेंगे s। s बराबर होगा क्या? क्या किया था हमने? दूसरे वाले पॉइंट में से पहले वाले को घटाया, तो यहाँ पर क्या करेंगे? R2 माइनस R1, मतलब कि इस वाले में से इसको घटा देंगे, है ना, सीधा सा। तो ये क्या है? 14i प्लस 13j। और इसमें से क्या करना है हमको? इसमें से इस वाले को घटाना है, मतलब कि 3i माइनस 2j, इसको घटा देंगे। ये प्लस का है, प्लस का 2j। अच्छा, आप दो वेक्टरों को घटाते कैसे? घटाने का बहुत सिंपल प्रोसेस है। i वाले को i में से घटा देंगे, j वाले को j में से घटा देंगे, है ना। तो जैसे ही हम घटाएंगे तो 14 में से 3 बचेंगे हमारे पास 11i, और प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 2 घटेगा तो ये भी बचेगा हमारे पास 11j। ये हमारे पास आ गया वेक्टर s। अब जैसे ही वेक्टर s आ गया, हमें क्या निकालना है? w। तो w बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर f का मतलब कितना है? 4i प्लस j। और इसको हमने क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ? 11i प्लस 11j। कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट? सीधा i वाले का i के साथ गुणा प्लस j वाले का j के साथ गुणा। तो 4 प्लस, मतलब 4 का गुणा 11 में करेंगे, क्योंकि ये कितना है? 4,1, और ये कितना है? और ये हमारे पास है 11,11। तो हमें क्या करना है? पहले x वाले का x के साथ गुणा, मतलब i वाले का i के साथ, तो ये हो जाएगा 44 प्लस 11, मतलब कि 55। और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, है ना, सीधा सा फंडा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि दो सदिशों के परिमाण का गुणनफल, परिमाणों का गुणनफल बता रहे हैं। दो सदिशों का, अच्छा अगेन हमने माना कि हमारे पास एक सदिश a है और दूसरा सदिश b है, कुछ भी मान सकते हैं आप, x y z जो कुछ भी। तो हमसे कह रहा है इसका परिणामों का, परिमाणों का गुणनफल। तो परिमाण का कैसे प्रकट करते हैं? इसका परिमाण मान लेते हैं a है और इसका परिमाण b है, मतलब कि जब हमने दोनों का गुणा किया तो कितना मिल गया हमको? 12। और इन दोनों का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल का मतलब a डॉट बी, ए डॉट बी, और ये हमको कितना दिया है? 6√3। ये लिखा है जो इसका मतलब है 6√3, तो 6√3 दिया है। और हमसे कहा दोनों के बीच में कोण ज्ञात करो। बहुत इजी सवाल है। कैसे? कि हमको पता है कि दो सदिशों के बीच जो सदिश गुणन होता है वो क्या होता है? ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, है ना। तो इसका मतलब कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे ए बी, है ना। तो इसका मतलब ए डॉट बी हमको कितना दिया है? 12। ये दोनों तो दिया ही है, सॉरी हाँ, ए डॉट बी हमको दिया है 6√3, और ए बी कितना दिया हमको? यहाँ से ए बी दिया है 12। जैसे ही हम इसको भाग करेंगे तो ये कितना बचेगा? 3√2, 3/√2, सॉरी √3/2। और कॉस में √3/2 किसका मान होता है? आपको याद होगा तो फिर
कॉस थीटा बराबर 6√3/12 मतलब कि √3/2 और हाँ √3/2 कॉस थीटा में कॉस थीटा बराबर हो गया √3/2। इसका मतलब जो थीटा है ना वो किसके बराबर, कॉस में किसका मान √3/30 का मान, तो इसको लिख सकते हैं π/6 या फिर 30 डिग्री। तो ये सवाल यहाँ से हो गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये कह रहा है कि यदि तीन सदिश ए बी सी इनके परिमाण क्रम से इतने दिए हैं और उसके साथ हमसे कहा गया है कि ए बी सी मतलब कि ये रहा वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और वेक्टर बी, इन बीच में इनके संबंध ही है, तो ए तथा सी के बीच में कोण बताओ। ये थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन है, चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो हमसे कहा गया कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी प्लस सी, तो जरा इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, हमको कोण किसके बीच में चाहिए, बी और सी के, तो जिसके बीच में कोण चाहिए तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं, नहीं सॉरी, ए तथा सी के बीच में कोण चाहिए तो ए और सी को एक तरफ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, वेक्टर बी को यहीं रखा, ओ ओ ओ एक सेकेंड, हाँ तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर बी, बी को यहीं रखा, बी ए बी इधर रहेगा और सी इधर पहुंच जाएगा, है ना। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का आपस में गुणा कर सकते हैं, मतलब कि वेक्टर बी का बी में ही गुणा कर रहे हैं, इसको मैं लिख दे रहा हूँ वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, ठीक है। और बराबर में हमने लिख दिया वेक्टर ए माइनस सी इंटू वेक्टर ए माइनस सी। जब हमको इस तरह से इनका इस तरह से गुणा करेंगे तो ये देखो वेक्टर बी डॉट बी, तो वेक्टर बी डॉट बी होता है वी स्क्वायर, है ना, तो इसको हम लिख दिया वी स्क्वायर बराबर, ऐसे ही ए का ए में करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए का सी में करेंगे तो माइनस ए सी, और ऐसे ही अगर हम इसमें अगर करेंगे किसका, वेक्टर ए का फिर से माइनस सी में करेंगे, देखो क्या किया, वेक्टर ए का ए में माइनस सी का ए का माइनस सी में, उसके बाद माइनस सी का ए में करेंगे तो फिर से माइनस ए सी हो जाएगा, है ना। और उसके बाद सी का सी में करेंगे तो प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा वेक्टर वी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तब a डॉट सी यहाँ पर डॉट लगेगा, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2, ए डॉट सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए डॉट सी को लिख सकते हैं 2ac cos थीटा। अब हमें क्या करना है, इनके सिर्फ परमाणु के मान रखने हैं, तो थीटा निकल आएगा, कैसे देखो रखते हैं। यहाँ पर हमको b का परिमाण कितना दिया, b का परिमाण ये रहा, b का परिमाण 4, तो लिख लेते हैं b का परिमाण जो है 4, ए का परिमाण है 5 और सी का परिमाण है 2, इनका मान रखना है। तो देखो बी स्क्वायर मतलब कि बी के परिमाण का वर्ग 16 बराबर ए का 25 प्लस सी का 4 माइनस 2 गुणा ए सी मतलब कि ए और सी 5 दूनी 10 और ये हो गया कॉस थीटा। तो इनको सॉल्व करेंगे, जब इनको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, मतलब कि 16 बराबर 25 और 4 29 माइनस 10 दूनी 20 कॉस थीटा, है ना। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा को दूसरी तरफ ले जाएं, उसको इधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा v कॉस थीटा बराबर 29 माइनस 16। इसका मतलब कि कॉस थीटा बराबर ये कितना बचेगा हमारे पास 16 13, इसका मतलब हो जाएगा 20, इसका मतलब कॉस थीटा बराबर बचा हमारे पास 13/20, इसका मतलब कॉस थीटा बराबर आ गया हमारे पास 0.65, इसका मतलब थीटा बराबर कॉस इनवर्स 0.65। यहाँ पर एक कोई थीटा निकाल नहीं सकते क्योंकि हमको मान नहीं दिया। सवाल में ऐसा हो सकता है कि अगर हमसे लिखा होता है कि कॉस इनवर्स 0.6 मान का 65 का मान इतना है तो वो हम रख देते हैं यहाँ पर, लेकिन फॉर द टाइम हमने देखा सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं। हमने क्या किया, जैसे हमको तीनों के परिमाण दिए थे और उसके बाद हमसे पूछा था ए तथा सी के बीच में कोण बताओ, तो हमने क्या किया, जिसके बीच में कोण चाहिए हमें क्या चाहिए, उनकी डॉट प्रोडक्ट चाहिए, और उन दोनों के डॉट प्रोडक्ट तभी मिल सकते हैं
जब उनके बीच में कोड जीरो ना हो, है ना। तो हमने क्या किया, a माइनस सी और उसके बाद इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया, या फिर बेसिकली दोनों इस वाली इक्वेशन का हमने वर्ग कर दिया। दोनों एक ही बात है, वर्ग में क्या करते हैं, गुणा ही करते हैं दो बार। तो हमने वर्ग कर दिया, उसके बाद यहाँ से cos थीटा का मान निकाल लिया, दोनों के बीच में कोड आ गया। आगे हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। ये कह रहा है कि यदि 6, ये हमको कोई वेक्टर दिया है और अगर ये एकांक सदिश है तो c का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, एकांक सदिश का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एकांक सदिश का मतलब वो सदिश जिनका परिमाण एक होता है। अगर कोई वेक्टर a दिया है, इसका परिमाण, अगर परिमाण इसका एक है तो ये क्या होगा, एकांक सदिश। और परिमाण कैसे निकालते हैं, हम लोग पता है कि परिमाण कैसे निकालते हैं, एक i का गुणांक के वर्ग, i का गुणांक वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग प्लस z के गुणांक का वर्ग, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो परिमाण निकल आता है। और हमसे कहा है कि अगर ये एकांक सदिश है तो c का मान ज्ञात करो। अच्छा, तो c हमें क्या, एकांक सदिश के लिए इसका परिमाण निकालना पड़ेगा। तो जरा देखो, इसको लिख सकते हैं 6i बटे 10, 10 का भाग सब में कर दिया, प्लस 8j बटे 10 प्लस c के बटे 10, है ना। और परिमाण निकालने क्या करेंगे, इनका सबका वर्ग करेंगे और अंडर रूट लेंगे। तो जरा वर्ग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 6/10 उसका वर्ग प्लस 8/10 उसका वर्ग प्लस c/10 और उसका वर्ग। और ये किसके बराबर होना चाहिए, एक के बराबर होना चाहिए। तो जरा एक के बराबर होगा तो इधर से हम अब इसको सॉल्व करना है। एकांक सदिश में क्या होता है, ऐसा सदिश जिसके परिमाण का मान एक हो। तो अब इसको सॉल्व करना है। देखो, इधर से अंडर रूट उठाएंगे तो इधर वर्ग हो जाएगा, मतलब कि एक बराबर, ये क्या हो जाएगा, 36/100 प्लस 64/100 प्लस c² बटे 100। ये हो गया। 100 सब जगह से कॉमन लेके दूसरी तरफ बेच सकते हैं, तो ये हो जाएगा 100 बराबर 36 प्लस 64 प्लस c², है ना। तो ये कितना हो गया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 100 बराबर 100 माइनस c², मतलब कि c² बराबर 0 और c बराबर कितना आ गया, 0। तो c का मान कितना होना चाहिए, g। अगर c का मान 0 होना चाहिए तभी ये क्या है, एक एकांक सदिश है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि जब भी हमसे पूछा जाए एकांक सदिश, तो एकांक सदिश का मतलब ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इनके परिणामी के समांतर एकांक सदिश ज्ञात करो। क्या करना है, पहले हमको इनका परिणामी निकालना है और उसके समांतर एकांक सदिश ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको दो कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। पहला तो दो वेक्टरों के परिणामी कैसे निकालते हैं, और दूसरा है उनके समांतर एकांक सदिश कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले परिणामी की बात करें तो परिणामी निकालना बहुत इजी है। क्या करेंगे, परिणामी का मतलब दोनों को सिर्फ जोड़ना है। और जोड़ने में क्या करते हैं, आई वाले को आई में जोड़ देंगे, के वाले को के में और जे वाले को जे में। यहाँ पर जे एक्चुअल में मिस्टेक, राइटिंग मिस्टेक। हाँ, तो आई वाले को आई में, जे वाले को जे में और के वाले को के में जोड़ देंगे और हमारे पास परिणामी निकल आएगा। तो इस सवाल के लिए जो हमारे पास परिणामी हो जाएगा वो क्या होगा, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। अब जोड़ने में आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखो, 4 में 2 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 6i। उसके बाद -6 प्लस 3 तो कट जाएगा, मतलब कि -3j। और उसके बाद -1 -3 मतलब कि जुड़ जाएगा -4k। ये आ गया इनका परिणामी। अब अगर हमें इसका परिणामी पता हो गया, अब क्या करना, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। दूसरा, अगर हमको एक वेक्टर दिया है तो उसके समांतर एकांक सदिश कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है। किसी भी सदिश के समांतर एकांक सदिश निकालने के लिए उस सदिश का परिमाण लेते हैं और उससे भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इस वेक्टर का परिमाण लेना है। परिमाण लेने के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है परिमाण निकालने के लिए अगर किसी वेक्टर का परिमाण निकालना है तो वो मॉड r बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर i के गुणांक का वर्ग, तो वो कितना हो जाएगा 36, 6 का वर्ग 36 प्लस j के गुणांक का वर्ग, j का गुणांक कितना है -3, -3 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 9 आएगा, प्लस -4 का वर्ग करेंगे तो फिर से प्लस का 16। जब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, जो वेक्टर का परिणामी है ना, उसका जो परिमाण निकल के आएगा, परिणामी का परिमाण निकल के आएगा। तो इनको सबको जोड़ना है हमको, तो वो आ रहा है 16, 36, 9,
6 6 12 और 12 और 9 21 और ये 61 अंडर रूट 61 आ रहा है। मतलब इसका परिणाम कितना परिमाण कितना आ रहा है? अंडर रूट 61। और हमको क्या करना है, जब भी हमको एकांक सदिश चाहिए तो एकांक का मतलब परिमाण से भाग कर देते हैं। तो वेक्टर आर, जो एकांक वेक्टर आर है ना, इसमें क्या कर देंगे, भाग कर देंगे इसके, सॉरी, वेक्टर आर में भाग कर देंगे इसके परिमाण का। और जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो हमको आर की दिशा में एकांक सदिश मिल जाएगा और इसको प्रकट करते हैं आर कैप से। आर कैप क्या है? आर कैप है वेक्टर आर की दिशा में एकांक सदिश। तो जब बस हमको क्या करना है 6, और जैसे ही हम भाग करेंगे तो पूरा कर देता हूँ, 6i माइनस 3j माइनस 4k। और हमको क्या करना है, भाग करना है इसके परिमाण का। तो वो हो जाएगा अंडर रूट 61। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है परिणामी और परिमाण, दोनों में अंतर ही होता है। परिणामी का मतलब होता है दोनों को जब जोड़ रहे हैं, और परिमाण का मतलब होता है कि उस वेक्टर का परिमाण, मतलब कि क्वांटिटी, उसकी कैपेसिटी, बेसिकली उसकी लेंथ। तो ठीक है, ये निकल आया। अब इसको आप और क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6/√61 आई कैप प्लस, सॉरी, माइनस 3/√61 जे कैप माइनस 4/√61 के कैप, है ना। तो ये यहाँ से सॉल्व हो सकता है। क्या सीखा? पहले परिणामी कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, आई का आई में, जे का जे में, के का के में। उसके बाद किसी भी वेक्टर के समांतर एकांक सदिश कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर का परिमाण लेते हैं और भाग दे देते हैं, उससे उसी दिशा में, मतलब उसके समांतर एकांक सदिश निकल आते हैं। अगले सवाल में हमसे ये थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट आपको नया सीखने को मिलेगा। फिलहाल हमसे कह रहा है कि ए डॉट बी आप होमवर्क में लिख सकते हैं। सिंपली हमको क्या करना है, आई वाले का आई वाले गुणांक का आई के साथ, जे वाले गुणांक का जे के साथ, और के वाले गुणांक का के साथ गुणा करेंगे, उनको जोड़ देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। अब नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी को कहते हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल। जब भी हम दो सदिशों का अदिश गुणनफल करते हैं तो हमको एक अदिश राशि प्राप्त होती है, मतलब कि एक नंबर प्राप्त होता है। और जब भी हम दो सदिशों के सदिश गुणन करते हैं तो हमको एक सदिश मिलता है तीसरा। अंतर क्या है, यहाँ पर हमको न्यूमेरिक वैल्यू मिलती है, नंबर मिलता है, यहाँ पर कोई संख्या मिलती है, और यहाँ पर हमको एक और सदिश मिलता है। कैसे करते हैं ए क्रॉस बी? देखो, किसी भी वेक्टर का ए क्रॉस बी मतलब उसका सदिश गुणन करने के लिए सबसे पहले हम एक सारणिक बनाते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को सारणिक पता होगा। सारणिक में सबसे पहले लिखते हैं आई जे के, लिख लिया। उसके बाद क्या करते हैं, पहले सदिश में जो कुछ भी आई जे के गुणांक है उनको लिख देंगे। तो हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी याद रखेंगे। अगर हमने ए को पहले लिखा तो ऊपर ए के गुणांक लिखेंगे, और बी को पहले लिखा तो बी के पहले लिखेंगे। इस केस में हमने ए क्रॉस बी निकालना है, तो इसका मतलब पहले ए वाले गुणांक। तो यहाँ पर आई का गुणांक कितना है, 3, चिन्ह के साथ में लिखेंगे। जे का गुणांक कितना है, 4, और के का गुणांक नहीं है तो 0। दो नहीं लिख सकते, हमको हमेशा 3 ही लिखने होते हैं। और यहाँ पर अगर बी की बात करेंगे तो बी 3, और ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा फिर से 0, क्योंकि के का गुणांक है नहीं। अब इतना लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इन सबको इसको सॉल्व करते हैं। आपको अगर नहीं पता सारे को सॉल्व कैसे करते तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले पहली पंक्ति पहला कॉलम, और उसके बाद यहाँ क्या है, आई कैप। तो आई कैप को लिख लिया। और कोष्टक में क्या लिखते हैं, ये जो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, मतलब कि मुख्य विकर्ण, हिंदी में बोले तो मुख्य विकर्ण। तो सबसे पहले 4 का गुणा 0 में, 4 का गुणा 0 में, 4 गुणा करेंगे 0 में तो 0 आएगा, ठीक। उसके बाद माइनस लगाते हैं, और इस वाले विकर्ण का गुणांक, मतलब हमने क्या किया, देखो जैसे ही हमने आई कैप लिखा तो मतलब कि पहली रो को गायब कर देंगे, पहली पंक्ति को गायब कर देंगे, और पहले कॉलम को गायब कर देंगे। हम बचेगा हमारे पास क्या, ये वाला बचेगा ना। ये पोर्शन जब बचेगा तो उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, उन दोनों को गुणा करके जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, आई के बाद जे आता है ना, आई के बाद जे, लेकिन माइनस जे करते हैं, ठीक है। मतलब कि दूसरे वाले में जो कुछ भी चिन्ह होता है उसको नेगेटिव, यहाँ पर माइनस जे। अब माइनस जे लिखेंगे तो देखो हमें क्या करना है, ये जे कहाँ है, यहाँ है, तो इसका मतलब ये वाली पंक्ति गायब कर दो और ये वाला स्तंभ गायब कर दो। तो अब हम गायब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 0 मिलेगा। उसके बाद फिर से प्रिंसिपल डायगोनल, मतलब कि 3 का गुणा 0 में 0, फिर से -3 का गुणा 0 में 0,
उसके बाद आगे लिखेंगे के, और ये के प्लस का होता है तो प्लस का के कैप, और ब्रैकेट के अंदर जब हमने इसको और इसको गायब कर दिया तो हमारे पास क्या बच रहा है, ये बच रहा है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल मतलब 4 3 और 12 कैसा हो जाएगा, -12, और माइनस अपने पास से लगाते हैं और फिर से 12 तो माइनस का फिर से 12। ठीक है, तो हमारे पास ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, मतलब कि 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप माइनस, लेकिन चाहे प्लस लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये नेगेट जीरो ही है, प्लस का के कैप, और ब्रैकेट में कितना बचा -24। तो मतलब कि हमारे पास जो वेक्टर निकल गया है वो कितना है, -24 का के कैप। और इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। कैसे, हमने आब्यू बनाया, सॉरी एक सार्डिक बनाया। सबसे पहले आई जे के, जो वेक्टर पहले लिखा है उसके गुणांक पहले, तो जो वेक्टर बाद में लिखा है उसके गुणांक बाद में, और उसके बाद फिर एक एक करके आई जे के को लिखा, तो आई को लिखा तो आई वाली पंक्ति और आई वाला स्तंभ गायब कर दिया, 4 0 -4 0 बचा। उसके बाद प्रिंसिपल डायगोनल मतलब इस वाले डायगोनल का गुणांक, मतलब 4 का 0 में किया तो 0, -4 का 0 में किया तो -0, फिर भी ये 0 ही बचा। ऐसे ही इसको किया, याद ये रखेंगे पहले माइनस, सॉरी प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस है, माइनस दिख रहा है, और यहाँ पर फिर से प्लस। इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। अगला सवाल हाँ, ये हमसे कह रहा है कि अभी हमने क्या किया था, हमने किया था दो सदिशों के परिणामी की समांतर दिशा में एकांक सदिश ज्ञात किया था। इस सवाल में थोड़ा सा चेंज है, और ये हमसे कह रहा है कि हमको दो सदिश दिए हैं, इन दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो जब भी हमको लंबवत ज्ञात करना होता है तो इस सवाल से आपको एक चीज और याद रखनी होती है कि जो इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करके जो वेक्टर मिलता है ना, ये वेक्टर इन दोनों वेक्टर की लंबवत दिशा में होता है हमेशा। ठीक है, क्या ये जो हमको तीसरा वेक्टर जो क्रॉस प्रोडक्ट करके जो वेक्टर मिलता है वो इन दोनों वेक्टर की लंबवत दिशा में होता है। तो इसका मतलब अभी हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, और जैसे ही हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे उसके बाद हमें क्या करना होगा, एकांक सदिश ज्ञात करना होगा। और एकांक सदिश के लिए क्या करेंगे, उसके मॉडुलस का भाग देंगे। मैं इसको फिर से सोल्व कर ही देता हूँ, तो सबसे आप लोग भी साथ साथ करेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। आई जे के, तो यहाँ लिखेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप। जैसे ही हमने लिख लिया उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों के लंबवत। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यहाँ जो हमको वेक्टर मिलेगा वो इन दोनों के लंबवत होगा। तो सबसे पहले ए वाले की तो 3, जे का गुणांक कितना है 1, के का गुणांक 2। ऐसे यहाँ करेंगे तो 2 -2 और 4। उसके बाद हमको क्या क्या करते हैं, सबसे पहले आई को लिखना होता है, और आई को जैसे ही लिखेंगे तो आई वाली रो गायब कर दी, आई वाला कॉलम गायब कर दिया, बचा क्या 1 2 -2 4। सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल मतलब कि 4 एकम 4, तो 4, और ये कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो -2, और एक माइनस हम अपने पास से लगाते हैं तो -2। ठीक है, उसके बाद जे, हम अपने पास से -j लगाते ही हैं, और उसके बाद यहाँ क्या होगा, जैसे हमने ये वाली रो गायब करी और ये वाला कॉलम गायब करा तो हमारे पास क्या बचेगा 3 2 2 4। तो सबसे पहले 4 3 12, और माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं, 2 दूनी 4, ऐसे ही प्लस के कैप, और ब्रैकेट के अंदर क्या, ये क्या बचेगा, ये वाली रो गायब कर दी, ये वाला कॉलम, तो 3 दूनी 6 माइनस का, और माइनस का 2। ठीक है, इसको जब हमने सॉल्व करा तो ये क्या हो जाएगा 4 और 2 6, मतलब कि 6 आई कैप माइनस 12 में से 4 गए तो 8 8 जे कैप, और 6 और 2 माइनस के जुड़ जाएंगे तो माइनस का 8 के कैप। ये हमारे पास आ गया इसका परिणामी, मतलब कि इन दोनों के लंबवत। तो इसको आर से मान ले रहे हैं, तो ये जो आर मिला ना ये दोनों के लंबवत होगा। एक समस्या सॉल्व हो गई। अभी हम क्या करना है, एकांक सदिश। एकांक सदिश ज्ञात करने के लिए इसका परिमाण निकालेंगे, तो परिमाण कितना हो जाएगा 36 + 64 + 64। इन सबको जोड़ेंगे तो अंडर रूट के अंदर 6 4 10 4 14 की 4, हाथ से लगी 6 1 6 6 12 4 16 164। ठीक है, तो 164। एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, 4 का मतलब यहाँ पर भी कितना आएगा 8। इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा 64। जब ये भी 64 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 64 + 64 + 64। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 64 × 3 लिख सकते हैं या नहीं।
अच्छा ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमको पता है 64 8 का वर्ग होता है, तो 8 को बाहर कर लिया, अंडर रूट 3 को अंदर रखा, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इनका परिणाम है। अब हमें क्या चाहिए, एकांक सदिश। एकांक सदिश के लिए क्या करते हैं, इस परिमाण का इसमें भाग कर देंगे, तो वेक्टर आर में भाग कर देंगे इसका। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे हम इसमें आई वेक्टर आर में भाग करेंगे, तो वेक्टर आर में भाग करेंगे तो इसको प्रकट करते हैं आर कैप से, और वो क्या हो जाएगा 8/8 अंडर रूट 3 आई कैप माइनस 8/8 अंडर रूट 3 जे कैप माइनस 8/8 अंडर रूट 3 के कैप। 8 8 8 कट जाएंगे, तो जो आर कैप हमको मिलने वाला है, जो हमको आर कैप मिलेगा वो क्या होने वाला है, अगेन राइटिंग पर आप लोग थोड़ा माइंड ना करें, ये बचेगा I/√3 माइनस J/√3 माइनस K/√3। तो ये हमारे पास एकांक सदिश आ गया, क्या, इन दोनों के लंबवत। तो बेसिकली हमने क्या किया, पहले दोनों सदिशों के लंबवत निकाला, लंबवत सदिश निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट, और उसके बाद एकांक सदिश निकालने के लिए परिमाण का भाग। ठीक है, अगला सवाल हमसे कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं। एक समांतर चतुर्भुज हमको दिया गया है कोई, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं एक्चुअल में समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो हमको एक समांतर चतुर्भुज दिया गया और उनकी संलग्न भुजाएं दी गई हैं, और हमसे कहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। तो आपको कभी भी अगर एक 2D टू डायमेंशनल आकृति दी जाए, और वो अगर चतुर्भुज, वर्ग, आयत कुछ भी हो सकती है, और आपसे कहा कि संलग्न भुजाएं इस तरह से हैं, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमको अगर एक मान लो आयत दिया गया है, और आयत का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमको दो भुजा दी गई, ये वाली भुजा मान ले रहे दो गई, और ये वाली एक, तो हम कहते हैं जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब कि 2 × 1 मतलब कि 2 मीटर स्क्वायर होता है। एक्चुअल में क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है, जब सदिशों में भुजाएं दी गई हो तो क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है, और क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है, इन दोनों भुजाओं के लंबवत दिशा होती है। मतलब कि ये वाली भुजा, अगर ये वाला वेक्टर ए होगा, ये वाला वेक्टर बी होगा, तो क्षेत्रफल होगा इन दोनों के लंबवत, मतलब कि ऊपर की तरफ होगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जैसे आपके पास अगर आपके पास जो फोन है ना, या आप लैपटॉप जहां भी देख रहे हैं, तो स्क्रीन की एक इस वाली जो चौड़ी वाली है ना, जो चौड़ी वाली साइड, उसको वेक्टर ए मान लो, और इसको वेक्टर बी मान लो। अब अगर मानो कि आप अगर अपने पेन को एकदम लंबवत अपनी स्क्रीन पर रखें, तो वो जो दिशा प्राप्त होगी ना, उसको कहेंगे क्षेत्रफल की दिशा। तो बेसिकली हमको समझ में आ गया कि अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करना होगा, इन दोनों वेक्टरों के लंबवत निकालना होगा, और इन दोनों वेक्टरों को लंबवत एक वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए फिर से, मतलब कि जब भी आपको क्षेत्रफल निकालना हो और दो भुजाएं दी गई हो, तो हमको सिर्फ उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है, और जब हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमको एक सदिश मिलने वाला एक और वेक्टर मिलेगा। और जब हमको गुणा करने के बाद क्षेत्रफल एक सदिश मिलेगा, तो फिर क्या करना होगा, क्षेत्रफल का परिमाण निकालने के लिए उसका वेक्टर का परिमाण निकाल लेते हैं। चलो इसको भी मैं सॉल्व ही कर देता हूँ। यहाँ पर हमको आई जे के लिखना होता है, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ मैं। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टरों का हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो पहले आई का गुणांक 2 3 -3 -2 के, इसको फिर से करेंगे तो आई बराबर हो जाएगा के की जगह एक्चुअल में यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा 2 + 6 माइनस जे कैप, और ये हो जाएगा 1 + 9 माइनस प्लस का के कैप, और ये हो जाएगा -2 + 6, मतलब कि हमारे पास मिल रहा है 8 आई कैप माइनस 10 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब ये हमको क्या मिल गया, इन दोनों के लंबवत वेक्टर, और क्षेत्रफल वेक्टर ए मिल गया। हमको परिमाण निकालने के लिए क्या करना है, परिमाण निकालने के लिए इसका परिमाण निकालना है, तो इसका परिमाण निकालेंगे तो वो हो जाएगा 8 का वर्ग मतलब कि 64 प्लस 10 का वर्ग 100 प्लस 4 का वर्ग 16। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अंडर रूट के अंदर 180 और जो कुछ भी यूनिट दी है तो इकाई वर्ग। इस इकाई वर्ग का मतलब होता है, अगर हम भुजाओं को सेंटीमीटर में नाप रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर,
मीटर में नाप रहे हैं तो मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली हमने क्या किया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, किसी भी भुजा का, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना होता है, उसके उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, और उसके बाद जो परिमाण निकालने के लिए उस वेक्टर का परिमाण। अगला अगला बात सवाल हमसे कह रहा है कि 5, एक और इंपॉर्टेंट सवाल है, कह रहा है कि m बराबर 5 किलोग्राम, मतलब एक पिंड का द्रव्यमान दिया है और एक पिंड पर इतना बल लग रहा है। क्या दिया हमको, फोर्स दिया है, इतना बल लग रहा है। और यदि पिंड 0,0 से विराम अवस्था से गति प्रारंभ करे, बेसिकली हमसे क्या कह रहा है कि मान लेते हैं एक हमारे पास XY कोऑर्डिनेट और यहाँ पर ये एक पिंड रखा है जिसका द्रव्यमान है m बराबर 5 किलोग्राम, मतलब कि 5 किलोग्राम का एक पिंड रखा है और ये अगर गति प्रारंभ करे तो 4 सेकंड बाद ये कहाँ जाएगा। सिंपल सा फंडा, यहाँ पर एक पिंड रखा, हमने यहाँ पर ये वाला बल लगाया और ये बल लगाने के बाद ये 4 सेकंड बाद इस पिंड का वेग क्या होगा। तो वेग निकालने के लिए हमको पता है वेग बराबर, वेग एक सदिश राशि है तो u बराबर क्या होता है, सॉरी v बराबर क्या होता है, u प्लस वेक्टर a इंटू टी। अब देखो हमसे कहा विराम अवस्था पे शुरू करेगा तो मतलब u तो 0 हो गया, मतलब कि हमको अगर वेक्टर v निकालना है तो हमें क्या चाहिए, वेक्टर a और इंटू वेक्टर a इंटू टी, दो चीजें चाहिए। t हमको ऑलरेडी दिया गया है 4, अब सिर्फ क्या बचा है, वेक्टर a निकालना है। a एक्चुअल में क्या होता है, त्वरण, और त्वरण बराबर आपको याद होगा a बराबर जो हम कहते हैं, a बराबर क्या होता है, वेक्टर f अपॉन m। तो बस इजी है, तो f हमको ये दिया गया, मतलब कि f कितना हो जाएगा 10i प्लस 15j प्लस 20k, और अपॉन m मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना दिया है 5, तो वेक्टर a बराबर कितना आ गया, वेक्टर a बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k। जैसे ही हमारे पास वेक्टर a आया तो v निकालने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर v बराबर वेक्टर a इंटू टी, वेक्टर a कितना है, अभी लिखा है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और इसमें हमें क्या करना है, 4 का गुणा करना है क्योंकि t बराबर 4 दिया है। तो वेक्टर v बराबर आ जाएगा 8i प्लस 12j प्लस 16k। ये हमारे पास वेक्टर निकल आया, वेग निकल आया। अच्छा, अगर हमको इसको परिमाण निकालना है तो परिमाण भी निकाल सकते हैं, वो लोग आप कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग और उसका अंडर रूट ले लेंगे। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। अच्छा, ये बहुत लेट सवाल आएगा, इसको थोड़ा पहले आना चाहिए था। फिलहाल अभी सवाल आया तो कर ही लेते हैं कि इसका परिमाण निकालना है, तो आप लोग एक्सपर्ट हैं परिमाण निकालने पर। फॉर द टाइम बिंग मतलब आप लोग आसानी से कर सकते हैं, क्या, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। तो ये आप लोग सवाल इसको भी अगेन HW में लिख सकते हैं। कमेंट करके मुझे बता दें कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, अगला बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अगेन हमसे कह रहा है कि एक मिनट पर 10 न्यूटन का बल, जब हमको सिर्फ बल नंबर में दिया है तो इसका मतलब बल का परिमाण दिया है, और बल के परिमाण को लिखाते हैं मॉड के अंदर, मतलब कि हमको 10 न्यूटन दिया है और बल से 60 डिग्री कोण बनाते हुए, मतलब कि थीटा बराबर 60 डिग्री बनाते हुए 5 मीटर विस्थापित होती है, मतलब कि हमको वेक्टर एस दिया है और ये कितना है 5 मीटर। तो हमसे कहा कि बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, अभी हम लोग देख चुके थे W बराबर होता है, वो क्या होता था, वेक्टर F डॉट वेक्टर S, मतलब कि अगर इसको लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं F S cos थीटा, F S cos थीटा। F क्या है, बल का परिमाण, S क्या है विस्थापन का परिमाण, और cos थीटा इनके बीच में कोण। तो जरा इसको सॉल्व करेंगे तो 10 S का मतलब 5 गुणा cos थीटा मतलब कि cos 60, और cos 60 का मान 1/2, तो इसका मतलब 50/2 मतलब कि 25 जूल का कार्य हमको करना पड़ेगा। अगले सवाल की तरफ, फिर से बहुत पुराना सवाल, एक्चुअली ये थोड़े सवाल पहले होने चाहिए थे लेकिन कोई बात नहीं। अभी हम क्या चाहिए, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी करने के लिए क्या चाहिए, आई का आई के साथ गुणा प्लस जे का जे के साथ गुणा। तो आई का मतलब 12 36 और प्लस के अंदर 4 और ये माइनस का 5 है तो माइनस का 20, मतलब कि हमारे पास बच रहा है 16। तो ए डॉट बी हमें कितना निकल गया है, 16। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो बेसिकली आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। अगले वीडियो में बात करेंगे किसी अगले टॉपिक के बारे में, अगेन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अगर इसके बाद भी आपको अगर कोई क्वेरी रह जाती है, फिर भी अगर आपको कोई सवाल मिल जाता है तो आप इंस्टा पे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है, आप, मैं इसको लिंक भी डाल दूंगा, लेकिन आप इंस्टा पर बिल्कुल आप, आपके पास अगर कोई फोटो है, कोई सवाल समझ में ना, सीधा सवाल यहाँ पर आप डाल सकते हैं, मैं इसको वहाँ आपको रिप्लाई कर दूंगा, सॉल्व करके दे दूंगा।
ठीक है, तो आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक और प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपके सिलेक्शन को कोई भी ना रोक पाए। थैंक यू, दिस इज देव साइनिंग ऑफ।